मेरे मन में इधर बहुत दिनों से एक बात निरंतर ख्याल में आती है और वो ये कि सारी दुनिया से आने वाले दिनों में सन्यासी के समाप्त हो जाने की संभावना है। सन्यासी आने वाले 50 वर्षों बाद पृथ्वी पर नहीं बच सकेगा। वो संस्था विलीन हो जाएगी। उस संस्था के नीचे की ईंटें तो खिसका दी गई हैं, उसका मकान भी गिर जाएगा। लेकिन सन्यास इतनी बहुमूल्य चीज है कि जिस दिन दुनिया से विलीन हो जाएगी उस दिन दुनिया का बहुत अहित हो जाएगा। मेरे देखे सन्यासी तो चला जाना चाहिए, सन्यास बच जाना चाहिए। और उसके लिए पीरियोडिकल सन्यास का, पीरियोडिकल रिनंसिएशन का मेरे मन में ख्याल है। वर्ष में ऐसा कोई आदमी नहीं होना चाहिए जो एक आध महीने के लिए सन्यास न ले ले। जीवन में तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं होना चाहिए जो 2-4 बार सन्यासी न हो गया हो। स्थायी सन्यास खतरनाक सिद्ध हुआ है कि कोई आदमी पूरे जीवन के लिए सन्यासी हो जाए। उसके खतरे दो हैं। एक खतरा तो यह है कि वो आदमी जीवन से दूर हट जाता है और परमात्मा की, प्रेम की या आनंद की जो भी उपलब्धियां हैं वे जीवन के घनीभूत अनुभव में है, जीवन के बाहर नहीं। दूसरी बात यह होती है कि जो आदमी जीवन से हट जाता है उसकी जो शांति, उसका जो आनंद है वो जीवन में बिखरने से बच जाता है, जीवन उसका साझीदार नहीं हो पाता। तीसरी बात यह है, लोगों को यह ख्याल पैदा हो जाता है कि गृहस्थ अलग है और सन्यासी अलग है। तो गलत काम करते वक्त भी हमें यह ख्याल रहता है कि हम तो गृहस्थ हैं, ये तो करना हमारी मजबूरी है, सन्यासी हो जाएंगे तो हम नहीं करेंगे। तो धर्म और जीवन के बीच एक फासला पैदा हो जाता है। मेरी दृष्टि में सन्यास जीवन का अंग होना चाहिए। सन्यास जीवन को समझने और पहचानने की विधि होनी चाहिए। ऐसे आदमी का जीवन अधूरा और अधूरी शिक्षा माननी चाहिए उसकी, जो आदमी वर्ष में थोड़े दिनों के लिए सन्यासी न हो जाता हो। अगर 12 महीने में 1 महीने या 2 महीने कोई व्यक्ति परिपूर्ण सन्यासी का जीवन जीता हो तो उसके जीवन में आनंद के इतने द्वार खुल जाएंगे जिसकी उसे कल्पना भी नहीं हो सकती। इन 2 महीनों को सन्यासी रहेगा, फिर पूरी तरह ही सन्यासी रहेगा 2 महीने। इन 2 महीनों में दुनिया से उसका कोई भी संबंध नहीं। सन्यासी का भी जितना संबंध होता है दुनिया से उतना भी उसका 2 महीने में संबंध नहीं है। और ये जान के आपको हैरानी होगी, जो आदमी पूरे जीवन के लिए सन्यासी हो जाता है वो गृहस्थियों के ऊपर निर्भर हो जाता है। इसलिए वो दिखता तो है कि संसार से दूर गया, लेकिन संसार के पास उसे रहना पड़ता है। लेकिन जो आदमी 12 महीने में 2 महीने सन्यासी होता है वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता, वो अपने ही 10 महीने का जो गृहस्थ जीवन था उस पर निर्भर होता है। वो संसार के ऊपर आश्रित नहीं होता, इसलिए किसी से भयभीत भी नहीं होता, किसी से संबंधित भी नहीं होता। अगर एक आदमी पूरे जीवन के लिए सन्यासी होगा तो वो किसी का आश्रित होगा ही, वो बच नहीं सकता। और अंतिम परिणाम यह होता है कि सन्यासी दिखाई तो पड़ते हैं कि हमारे नेता हैं, लेकिन वो अनुयायियों के भी अनुयायी हो जाते हैं, वो उनके भी पीछे चलते हैं। सन्यासियों को आज्ञा देते हैं गृहस्थी कि तुम ऐसा करो और वैसा मत करो। गृहस्थी उनका मालिक हो जाता है क्योंकि उनको रोटी देता है। सन्यासी गुलाम हो गया है। सन्यासी की गुलामी टूट सकती है एक ही रास्ते से कि आदमी कभी कभी सन्यासी हो। वर्ष में 11 महीने वो गृहस्थ हो और 1 महीने सन्यासी हो, तब वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो अपने 11 महीने की कमाई पर निर्भर है, किसी उसको लेना देना नहीं है। और ये 1 महीने वो पूरी फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है बिना किसी आश्रय के। तो ये 1 महीने में वो परिपूर्ण सन्यास का अनुभव करेगा जो कि कोई सन्यासी कभी नहीं कर पाता है। तो वो पूर्ण मुक्ति से जी सकता है। और ये 1 महीने में जिस विधि से वो जिएगा और जिस आनंद को, जिस शांति को और जिस स्वतंत्रता में प्रवेश करेगा, वापस लौट जाएगा 1 महीने के बाद जिंदगी में। वापस लौट जाएगा और जिंदगी के घनेपन में प्रयोग करेगा कि जो उसने एकांत में सीखा था क्या भीड़ में उसका उपयोग कर सकता है। क्योंकि एकांत में शिक्षा होती है, भीड़ में परीक्षा होती है। जो भीड़ से बच जाता है वो परीक्षा से बच जाता है, उसकी शिक्षा अधूरी।
जो मैंने अकेले में जाना है, अगर भीड़ में मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता हूं तो वो जानना गलत है, वो बहुत मूल्य का नहीं है। वहां कसौटी है, क्योंकि वहां विरोध है, वहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, वहां प्रतिकूल है। वहां भी मैं शांत रह सकता हूं या नहीं, वहां भी मैं अपने भीतर जिस सन्यास को मैंने 1 महीने साधा है और जो आनंद पाया है, क्या मैं घर के भीतर दुकान पर बैठकर भी उस सन्यास को साध सकता हूं या नहीं। ये 11 महीना उसे निरीक्षण करना है, ऑब्जर्व करना है। वर्ष भर बाद उसे फिर महीने भर के लिए लौट आना है, ताकि वो फिर जो वर्ष भर में उसने अनुभव किया है, परीक्षा से गुजर के उसे और गहरा कर सके, पिछले वर्ष जहां गया था और नई सीढ़ियां पार कर सके। अगर एक आदमी 20 साल की उम्र के बाद 70 साल तक जिए और 50 वर्षों में 50 महीने के लिए सन्यासी हो जाए, इस जगत में ऐसा कोई सत्य नहीं है जिससे वो अपरिचित रह जाएगा। ऐसी कोई अनुभूति नहीं है जिससे वो अनजाना रह जाएगा। और ये जो रिनंसिएशन होगा पीरियडिकल, ये जो एक अवधि के लिए लिया गया सन्यास होगा, ये उसे जीवन से नहीं तोड़ेगा। अन्यथा हमारा सन्यासी जो है वो जीवन विरोधी हो गया। पत्नी और बच्चे उससे भयभीत हैं, मां बाप उससे भयभीत हैं, क्योंकि वो तो जीवन को उजाड़ के चला जाएगा। ये जो कभी कभी सन्यासी होता है, इससे जीवन को भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जब ये लौटेगा तो इसकी पत्नी पाएगी कि और भी ज्यादा प्यारा पति होकर लौटा है, उसके बच्चे पाएंगे वो ज्यादा बेहतर बाप होकर लौटा है, उसकी मां पाएगी कि वो ज्यादा श्रद्धा, ज्यादा प्रेम से, आदर से भरा हुआ बेटा होकर लौटा है। और तब ये जो एक महीने के बाद वो 11 महीने घर में जिएगा और जो सुगंध उसने पाई है वो बिखरेगी उसके संबंधों में, तो वो दुनिया को बनाएगा। अब तक सन्यासी ने दुनिया को उजाड़ा है और बिगाड़ा है, उसको बनाया नहीं। वो जीवन को निर्मित करने में, सृजन करने में सहयोगी और मित्र हो जाए। तो मेरे मन में एक अवधि के लिए सन्यास अनिवार्य है, वो मेरे ख्याल में है। इस भांति सन्यासी तो दुनिया से समाप्त हो जाए तो फिर कोई डर नहीं है, सन्यास बचा रहेगा। और इस भांति जो सन्यास व्यापक रूप से डिफ्यूज्ड हो जाएगा बड़े पैमाने पर, क्योंकि हर आदमी को हक हो जाएगा फिर सन्यासी होने का। अभी हर आदमी को हक नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हर आदमी सन्यासी हो जाए तो जीवन एक मरघट बन जाए, मृत्यु बन जाए। और जो काम हर आदमी न कर सकता हो उस काम में कोई भूल है। जो आदमी हर आदमी का अधिकार न बन सकता हो उसमें कोई भूल है। अगर सारे लोग सन्यासी हो जाएं तो जीवन आज उजड़ जाए इसी क्षण। तो जो सन्यासी भी हैं उनको भी वापस लौट आना पड़े। तो ये जो जीवन आजीवन सन्यास है ये भ्रांत है, ये गलत है। ऐसा सन्यास बच सके दुनिया में, उसके लिए एक बड़ा गहरा प्रयोग करना जरूरी है। तो वो जो सीएस ने जो सुझाव दिया है मेरे मन के बहुत अनुकूल है। उस तरह की संभावना उस सुझाव से पूरी हो सकती है। और फिर जैसा कि पीके ने कहा कि आपकी बात समझ में आती है, बुद्धि तक पहुंचती है, लेकिन उससे व्यक्तित्व परिवर्तित नहीं होता। ठीक कहते हैं वो, क्योंकि व्यक्तित्व की बनावट वर्षों की बनावट है, पूरे जीवन की। और जो जानते हैं वो कहते हैं अनेक जीवन की बनावट है वहां। आप मेरी बात सुनते हैं, वो व्यक्तित्व का एक छोटा सा कोना जो बुद्धि का है वहां सुनाई पड़ती है, बुद्धि को ठीक भी मालूम पड़ती है, लेकिन व्यक्तित्व बुद्धि से बहुत बड़ी बात है। बुद्धि व्यक्तित्व का एक छोटा सा अंश मात्र है, पूरी पर्सनैलिटी इंटेलेक्ट से बहुत बड़ी बात है। बुद्धि तो द्वार की भांति है, जैसे एक महल है उस पर एक दरवाजा है। महल बहुत बड़ा है, महल दरवाजा नहीं है, दरवाजा महल भी नहीं है। दरवाजे का काम कुल इतना है कि महल में किसी को प्रवेश दे देता है, इससे ज्यादा उसका कोई मूल्य नहीं है। तो बुद्धि तो केवल प्रवेश द्वार है व्यक्तित्व का। व्यक्तित्व बहुत बड़ी चीज है और बहुत सी चीजों से निर्मित होता है, जिनकी आपको कल्पना भी नहीं होती कि इन चीजों से व्यक्तित्व निर्मित होता है।
तो आपकी बुद्धि में तो एक बात पहुंच जाती है, लेकिन आपका पूरा व्यक्तित्व उन्हीं चीजों से निर्मित है जिसके विरोध में बुद्धि में आपकी बात पहुंच जाती है। और उस व्यक्तित्व में कोई फर्क नहीं होता कहीं भी, वो व्यक्तित्व वैसे ही बना रहता है। तब आप बेचैनी में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो अगर ये संभव हो सके कि मेरे पास आप महीने, 2 महीने या 3 महीने हैं, तो आपके समग्र व्यक्तित्व में कहां कहां क्या क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए, उनके लिए मैं सुझाव दे सकता हूं। मेरे साथ रहकर उन पर आप प्रयोग कर सकते हैं कि वो व्यक्तित्व कहां कहां से बदल लिया जाए। एक बार आपको ख्याल में आ जाए, आपको पता ही नहीं होता कि कितनी अजीब सी चीजों से व्यक्तित्व जुड़ा रहता है जिसका हमें पता ही नहीं होता। हरि सिंह गौर का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय का निर्माण किया। वह हिंदुस्तान के संभवतः अपने जमाने के बड़े से बड़े वकीलों में से थे। प्रिवी काउंसिल में वकालत करते थे लंदन में। उनसे मैं कुछ बात कर रहा था और पूरे व्यक्तित्व की बात उनसे मैंने कही, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपना एक अनुभव ख्याल आता है। मुझे हमेशा से आदत थी जिसका मुझे कोई पता नहीं रह गया था कि जब भी मैं पैरवी करता था, आर्गू करता था अदालत में, तो जब भी कोई गांठ आ जाती थी, कोई उलझन आ जाती थी, मेरी बुद्धि काम नहीं करती थी, तो मुझे पता नहीं होता था, मैं अपने कोट के बटन को घुमाने लगता था। इसका मुझे पता ही नहीं था, ये अनकॉन्शियस हैबिट का हिस्सा हो गई थी। और जैसे मैं कोट का बटन घुमाता था, मुझे रास्ता मिल जाता था। जैसे कोई आदमी सिर खो जाता है, कोई आदमी कुछ और करता है, वैसा वो बटन घुमाते थे। वो एक बड़े मामले में, किसी स्टेट का एक बड़ा मामला था, उसमें वो वकील थे और उनका विरोधी वकील इस बात को निरंतर देखता रहा था कि वो बटन घुमाते हैं। जब भी कुछ आर्गुमेंट करने में उन्हें कठिनाई होती, उसने उनके ड्राइवर को मिला के उनके कोट का बटन तोड़वा लिया। जब वो अदालत में आए तो कोट हाथ में लेके आए और ड्राइवर को उसने कुछ पैसे दिए, उसने उसका ऊपर का बटन तोड़ लिया। वो अदालत में पहुंच गए, उन्होंने कोट डाल लिया और जब वो आर्गू कर रहे थे और ठीक वक्त पे जब उनको उलझन आई, बटन पे हाथ गया, वहां बटन नहीं था। वो एकदम सारा उनकी बुद्धि काम करनी बंद कर दी। वो एकदम घबराए। वो पहला मुकदमा था जो वो हार गए। और मुझसे बोले उस बटन के पीछे मैं हार गया, लेकिन उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं पड़ा। फिर बटन नहीं है मेरे लिए, सब कुछ खत्म हो गया। एक एसोसिएशन था, एक संबंध हो गया था, एक कंडीशन रिफ्लेक्स हो गया था दिमाग का कि बटन घूमती तो मस्तिष्क काम करता, बटन नहीं घूमती तो मस्तिष्क काम नहीं करता। अब बटन जैसी छोटी सी चीज से मस्तिष्क के चलने का इतना अनिवार्य संबंध हो सकता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे व्यक्तित्व की बटन जैसी छोटी छोटी चीजों से हमारा सारा व्यक्तित्व संचालित होता है, जिसका हमें पता ही नहीं होता। तो पूरे व्यक्तित्व की बदलाहट के लिए बहुत सी बातें जाननी जरूरी हैं, जिसकी आपको कल्पना नहीं हो सकती कि ये बातें भी जाननी जरूरी हैं, या इन बातों में भी फर्क होने से फर्क पड़ जाएगा। एक आदमी शांत होना चाहता है और चुस्त कपड़े पहने हुए, उसे कल्पना भी नहीं हो सकती कि चुस्त कपड़े और मन के शांत होने में विरोध है। ये दिखाई नहीं पड़ता। नहीं तो हम मिलिट्री में लोगों को चुस्त कपड़े कभी के पहनाना बंद कर देते। मिलिट्री में चुस्त कपड़े पहनाना अत्यंत जरूरी है। चुस्त कपड़ा लड़ने की वृत्ति का सहयोगी है। ढीला कपड़ा लड़ने की वृत्ति का सहयोगी नहीं है। जो कौमें ढीले कपड़े पहनती हैं वो लड़ाकू नहीं रह जाती। तो अब कपड़े जैसी फिजूल की चीज से भी कोई व्यक्तित्व के भीतर लड़ने, अशांत होने और शांत होने का संबंध हो सकता है, ये एकदम से ख्याल में नहीं आता। आपको पता नहीं कि अगर आप चुस्त कपड़े पहने और सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आप 2-2 सीढ़ियां एक साथ चढ़ जाएंगे, और ढीले कपड़े पहने हैं तो आप एक-एक सीढ़ी चढ़ेंगे, 2-2 सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे। नौकरों को चुस्त कपड़े जान के पहनाए जाते रहे ताकि वो तेजी से काम कर सके। मालिक ढीले कपड़े पहनते रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई काम करने का कोई सवाल नहीं। सारी दुनिया में सन्यासियों ने ढीले कपड़े चुन लिए, उसका कोई कारण था? उन्हें कोई काम नहीं करना। जिन्हें काम करना है उनके लिए चुस्त कपड़े चाहिए। चुस्त कपड़ा जो है मन तक चुस्ती ले जाता है, तीव्रता ले जाता है, एक गति लाता है। ढीला कपड़ा जो है वो एक शिथिलता लाता है, एक रिलैक्स्ड माइंड पैदा करता है, भीतर सब रिलैक्स्ड हो जाता है।
मैं तो उदाहरण के लिए कह रहा हूं, व्यक्तित्व के बहुत से हिस्से हैं जो कि सब के सब आपको बनाते हैं। आपके जूते से लेकर आपकी टोपी तक, आपके खाने से लेकर आपकी नींद तक, आपके बोलने के शब्दों से लेकर आपके सपनों तक, सब आपके व्यक्तित्व को निर्मित करता है। सब, ये सब एक तरफ पड़ा रहता है। आपने मेरी बात सुन ली और सोचा कि सब बदलाहट हो जानी चाहिए, तो आप पागल हैं, ऐसे कहीं बदलाहट हो जाएगी? ये तो केवल बदलाहट के लिए इशारा हुआ, और अगर ये इशारा समझ में आता है तो उसका मतलब ये होगा कि आप अपने पूरे व्यक्तित्व को खोजें, आपके इस इशारे के विरोध में कहां कहां क्या क्या पड़ा है। और अगर दिखाई पड़ जाएगा कि विरोध में है तो आप बदल लेंगे। बदलाहट के लिए कुछ बहुत करना नहीं पड़ता, एक दफे दिखाई पड़ना चाहिए, ये ख्याल में आना चाहिए कि कहां बात अटकी होगी। और इतनी क्षुद्र चीजों में बात अटकी होती है कि आप सोचते होंगे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातों में अटकी, तो आप गलती में। जिंदगी में बड़ी बातें हैं ही नहीं, जिंदगी में बहुत छोटी बातें हैं, और हम बड़ी बातों पे विचार करते रहते हैं और समय गंवा देते हैं। जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें जिन पर न कोई विचार करता, न कोई फिक्र करता, न कोई हिसाब लगाता। उन छोटी छोटी बातों से सारा व्यक्तित्व निर्मित होता है। तो वो संभव नहीं हो पाता। वो संभव हो सकता है कि मेरे निकट आप थोड़े ज्यादा दिन हैं, तो आपकी छोटी छोटी बातों पर आपको निकटता से मैं देख सकूं, आपको कुछ सुझाव दे सकूं, आपको कुछ फर्क करने को कह सकूं कि इसमें फर्क करके देखें क्या होता है। कई बार इतनी छोटी चीजों के फर्क इतने बड़े परिवर्तन ले आते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका कोई संबंध नहीं जोड़ सकते कि इतनी छोटी बात का इतना बड़ा संबंध क्या हो सकता है। लेकिन व्यक्तित्व बड़ी जटिल, बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है। बुद्धि बहुत अधूरी है, बुद्धि बहुत द्वार है। बुद्धि से शुरुआत होती है, अंत नहीं होता। तो मेरी बात सुन के सिर्फ एक प्रारंभ होता है, वो अंत नहीं है। उससे केवल आपके लिए निमंत्रण होता है कि अब कुछ आप कर सकते हैं। तो उचित है कि ज्यादा देर फिर वैसा कोई भी केंद्र आप बनाते हैं तो कई महत्वपूर्ण काम और भी वहां किए जा सकते हैं, जिससे देश भर में मेरे जितने मित्र हैं वो सभी ये कहते हैं कि उनके बच्चों के लिए मैं कुछ करूं, उनके बच्चों के लिए कुछ विचार करना जरूरी है। अगर कभी भी कोई केंद्र बनता है तो महीने 2 महीने के लिए बच्चों के अलग कैंप रखे जा सकते हैं कि बच्चे 2 महीने के लिए, मेरे छुट्टियां हैं तो मेरे सारे मित्रों के बच्चे आके 2 महीने मेरे पास रह जाएं, उनके साथ में थोड़ी मेहनत करूं, क्योंकि असली मेहनत उनके साथ है, आपके साथ उतनी असली मेहनत नहीं। और अगर आपको बात मेरी समझ में आती है तो आप अपनी कम फिक्र करिए, अपने बच्चों की ज्यादा फिक्र कर लीजिए। अगर मेरी बात आपको समझ में आती तो अपने बच्चों की ज्यादा फिक्र कर लीजिए। उनके साथ बहुत आसानी से जो हो सकता है वो आपके साथ बहुत कठिन हो गया है। आपका सब जाल करीब करीब खड़ा हो गया है और उस जाल के साथ आपके मोह भी बंध गए हैं। बच्चों के पास कोई जाल नहीं है। अगर आप में हिम्मत हो तो उन बच्चों को उस क्रांति की दिशा में संलग्न कर दीजिए। तो ये हो सकता है कि वहां बच्चे इकट्ठे हो सके। आज नहीं कल ये भी हो सकता है कि वहां एक विद्यापीठ ही हो, ये भी हो सकता है वहां एक छात्रावास हो, बच्चे पढ़े पूरे नगर में जाके, लेकिन रहें वहां, रात वहां रुके, तो उनके जीवन पर प्रयोग किया जा सके। पढ़े लिखे वो कहीं भी, वहां बड़े हॉस्टल्स हों और नगर के जो बच्चे वहां रहना चाहते हैं वो रहें वहां, पढ़ें वो कहीं भी। पढ़ने का उस संस्था से कोई संबंध ना हो, लेकिन उनके जीवन और चर्या से वो कैसे रहें, कैसे उठें, क्या करें, उस संबंध में उनके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। वो उस तरह का कोई केंद्र हो तो वहां ये हो सकता है। तीसरी बात, मुझे पूरे मुल्क में जगह जगह सैकड़ों लोगों ने ये बात कही इधर कि अगर प्रत्येक रात्रि को ध्यान का पूरा प्रयोग रेडियो से रिले किया जा सके 10 मिनट के लिए, तो मुल्क में लाखों लोग रोज अपनी रात में अपना रेडियो खोलकर उसे घर प्रयोग कर सकते। आज नहीं कल आपके पास कोई बड़ा केंद्र हो तो पूरा ट्रांसमिशन का सेंटर आपके पास हो सकता है कि आप सारे मुल्क में, जैसा कि अभी अग्रवाल जी ने कहा कि उचित है कि मैं जाऊं सामने, बिल्कुल ठीक है, मैं जा सकूं तो बहुत अच्छा है। लेकिन एक दफे जहां हो आता हूं वहां वर्ष भर तक नहीं जा पाता हूं या 2 वर्ष नहीं जा पाता हूं, तो वो जो एक बात वहां पैदा होती है वो फिर इस वर्ष में विलीन हो जाती है।
जब मैं फिर वर्ष भर बाद पहुंचता हूं तो करीब करीब फिर नई बस्ती हो जाती है वो, क्योंकि साल भर में वो सारा सब खो गया। इस पीछे वर्ष भर फॉलो अप करने को कोई व्यवस्था होनी जरूरी है। कितने लोगों ने मुझसे कहा कि कितना उचित हो जाए कि हम रोज रात्रि को 10 बजे 15 मिनट के लिए रेडियो पर ध्यान के पूरे सजेशन सुन सकें और उसको करते हुए सो सकें, तो बहुत बड़ा काम हो सके और लाखों नहीं करोड़ों लोग उसका उपयोग ले सके। ये आज नहीं कल आपके पास कोई केंद्र हो, बड़ी योजना हो, तो वहां से ये सब कुछ हो सकता है। मुल्क के आज आप एक जगह शुरू करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वहां मुझे बांध के रखें। आज नहीं कल मुल्क में 4 जगह आप बना सकते हैं, मैं 4-4 महीने वहां रहूं एक एक जगह। ये भी जरूरी नहीं है कि मैं वहां एक केंद्र बनाते तो वहां बंध जाता हूं, मेरे जाना आना जारी रह सकता है। वहां जो लोग रहेंगे महीने में मैं वहां 15 दिन रहूं, 15 दिन में बाहर जाऊं। 15 दिन मेरे साथ रहें, वो 15 दिन मेरे बिना रहें, उसका भी फायदा है। क्योंकि 15 दिन मेरे साथ जो करते हैं वो 15 दिन मेरे बिना करें, उसका भी मूल्य है। मेरे अभाव में करें, क्योंकि महीने भर बाद तो वो अपने घर जाएंगे, वहां मैं नहीं रहूंगा। तो ये जारी रह सकता है कि मैं कुछ दिन बाहर रहूं, कुछ दिन बाहर रहूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कुछ मेरी यात्राएं रुकने का कोई कारण नहीं है। बल्कि अभी मेरे पास न मालूम कितने पत्र आते हैं कि हम आपके पास आके रहना चाहते हैं। मेरे पास तो वहां कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे अपने रहने की कोई व्यवस्था नहीं, तो दूसरे के रहने की तो मैं कोई व्यवस्था कर ही नहीं सकता। मैं तो बिल्कुल बेघर बार हूं, मेरा कोई घर तो है ही नहीं, तो मैं खुद ही किसी का मेहमान हूं, वहां मैं किसकी व्यवस्था करूं। इतने पत्र आते हैं, कुछ स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। अभी मैं आया उसके 3 दिन पहले ही सागर से एक वृद्ध जन का पत्र आया कि मेरी 17 वर्ष की उम्र है और अब मैं थोड़े बहुत 2-4 जो वर्ष बचे हैं वो मैं खोना नहीं चाहता, और जब से आपकी बात सुनी तब से मैं मुश्किल में पड़ गया हूं। जो मैं करता था वो फिजूल हो गया, और अब मृत्यु इतने करीब है कि मैं चाहता हूं कि आपके निकट रहूं, जो करने जैसा है उसे करूं। तो मैं आपके पास आके रहना चाहता हूं, मैं अपना खर्च उठा लूंगा, सब कर लूंगा, लेकिन मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो कुछ लोग स्थायी रूप से एक सीमा हम उम्र की बांध सकते हैं कि 55 या 60 वर्ष के बाद अगर कोई स्थायी रूप से रहना चाहे तो वो रह सकता है। 60 वर्ष तक तो हम किसी आदमी को स्थायी रूप से लेने को वहां राजी नहीं होंगे, उसके लिए तो पीरियडिकल संन्यास होगा। 60 वर्ष के बाद अगर कोई स्थायी रूप से वहां रहना चाहता है तो बिल्कुल रह सकता है, उसके लिए स्थायी संन्यास हो सकता है। तो न मालूम कितने लोग हैं जो उत्सुक हैं, और मुझे ये भी लगता है कि मेरे ही मित्र, अनेक मित्र ये सोचने लगे हैं कि ये बहुत हो गया, हमने 50 या 55 वर्ष तक कमा लिया, सब व्यवस्था कर ली, अब हम चाहते हैं। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरी बातें सुनी, उनकी उम्र 50 वर्ष थी, उन्होंने कहा कि बस इस वर्ष मेरी वर्षगांठ आती है, मैं सारा काम समाप्त कर दूंगा, बहुत हो गया, कमा लिया और खाने लायक हो गया, और अब मेरे लिए कोई जरूरत भी नहीं, अब मैं किस लिए कमाया जाऊं। ठीक 50वीं वर्षगांठ पर, 51वीं वर्षगांठ पर उन्होंने सब बिल्कुल बंद कर दिया, सारी दुकानें बंद करवा दी, सारा हिसाब बंद करवा दिया। अपनी पत्नियों को कहा कि अब हमारे पास इतना है कि हम दोनों अगर 100 वर्ष भी जिए तो बहुत है, 200 वर्ष भी जिए तो बहुत, अब हम करेंगे क्या। तो उन्होंने सब बंद कर दिया। वो मुझे बार बार लिखते हैं कि मैंने सब बंद कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि मैं आपके पास आ जाऊं, यहां मैं क्या करूं, पर मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, मैं तो यहां वहां घूमता फिरता हूं, मैं किसको वहां किसके लिए कहूं। तो उचित है कि वैसी कोई जगह हो, वहां कुछ लोग स्थायी रूप से आकर रहना चाहें, वो स्थायी रूप से रहें। जो लोग बार बार आके चले जाना चाहें वो लोग वैसा करें। थाईलैंड में, बर्मा में, जापान में, तीनों मुल्कों में पीरियडिकल रिनंसिएशन की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक का आदमी ये सौभाग्य पा जाता है कि जीवन में कभी न कभी सन्यासी हो जाए। हम भी ऐसे भागते हैं, कभी कोई महीने भर के लिए मसूरी जाता है, कोई लोनावाला आता है, कोई कहीं जाता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है उस भागने से? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जगह बदलती है और कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी सी आबहवा का फायदा होता है, लेकिन मानसिक रूप से कहीं कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। तो महीने भर के लिए मानसिक परिवर्तन भी हो जाए, स्थान का परिवर्तन तो वो हो सकता है। और विशेषकर बच्चों के लिए कुछ मैं कर सकूं, इसके लिए फिक्र करनी चाहिए। दूसरा, अभी जो शिविर होते हैं, क्योंकि वो 3 दिन के लिए होते हैं, इसलिए बहुत विस्तार में पूरे जीवन के सब पहलुओं को छूना संभव नहीं हो पाता। एक स्थायी केंद्र होता है
तो हम विशिष्ट विषयों पर अलग अलग शिविर वहां आयोजन कर सकते हैं। जैसे मेरी दृष्टि सभी विषयों के प्रति है। मुझे ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि भगवान के संबंध में बात करना ही जरूरी है। मुझे मालूम पड़ता है सेक्स के संबंध में भी बात करना उतना ही जरूरी है। मुझे ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि ध्यान के संबंध में ही बात करना जरूरी है। मुझे ऐसा भी मालूम पड़ता है कि प्रेम के संबंध में भी बात करना उतना ही जरूरी है। मुझे ये नहीं मालूम पड़ता कि योग के संबंध में बात करना जरूरी है। भोग के संबंध में उतनी ही बात करनी जरूरी है। पूरा जीवन छुआ जा सके। अब कितने ही मित्रों ने मुझे पत्र लिखे और कहा कि एक दंपतियों का शिविर हो जिसमें पति पत्नी सब सम्मिलित हो इकट्ठे, या एक पारिवारिक शिविर हो जिसमें कोई भी व्यक्ति पूरा परिवार लेकर सम्मिलित हो, और मैं पूरे परिवार के जीवन के संबंध में, पूरे परिवार के अंतर संबंध के संबंध में, पूरे परिवार के सोचने विचारने के, घर के संबंध में पूरा विचार रख सकूं कि घर कैसे जिए, एक घर कैसा यूनिट हो, परिवार में क्या हो। इतना गलत हो रहा है सब। परिवार इतना गलत है, इतना झूठा, इतना कुरूप कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। घर अच्छे हैं, मकान अच्छे बनते जा रहे हैं, परिवार बिल्कुल कुरूप, अगली से अगली होता चला जा रहा है। एकदम सड़ गया परिवार, उसमें कोई प्रेम नहीं, कोई आदर नहीं, कोई अंतर संबंध नहीं। उस ढकोसले पर वो सारा जीवन चल रहा है और हम इधर बाहर आके शांति की तलाश करेंगे और परिवार हमारा बदलता नहीं है तो शांति नहीं मिल सकती। तो पूरे परिवार के अंतर जीवन में क्या क्रांति हो सकती है, उसके संबंध में अलग शिविर हो। विवाह, प्रेम, सेक्स, इसके संबंध में अलग शिविर हो। और लड़कों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न आज वहीं खड़ा हो गया है। उसका कोई हल नहीं होता तो पूरा समाज डूब जाएगा। भोग की निंदा करने से कोई अर्थ नहीं है। भोग जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और जो सम्यक रूप से भोगने में समर्थ हो जाता है वही योग को उपलब्ध होता है। योग और भोग में विरोध नहीं है। विरोध आज तक रखा गया है, उससे नुकसान हुआ, उससे फायदा नहीं हुआ। तो एक सामान्य भोग का जीवन कैसे क्रमशः योग में प्रविष्ट हो सकता है, उन दोनों के बीच क्या सेतु हो सकता है, विरोध नहीं, क्या मार्ग हो सकता है दोनों को जोड़ने वाला, उस पर काम करना, सोचना जरूरी है। तो जीवन के सारे प्रश्नों पर, समाज की व्यवस्था पर, अर्थ की व्यवस्था पर, क्योंकि आपको ख्याल नहीं है सब तरफ आज नहीं कल जिन बातों को आप बिल्कुल विचार नहीं कर रहे हैं वो सब मसले की तरह खड़ी हो जाने वाली। आज नहीं कल मुल्क के सामने कम्युनिज्म का सवाल होगा। उससे आप बच नहीं सकेंगे, उससे आप भाग नहीं सकेंगे। और अगर आपने कुछ नहीं सोचा है तो कम्युनिज्म एक हत्यारे की तरह पूरे मुल्क में छा जाएगा, एक खूनी क्रांति की तरह छा जाएगा। अगर हमने सोचा है, विचारा है, मुल्क की बुद्धि को तैयार किया है तो कम्युनिज्म एक अत्यंत शांतपूर्ण ढंग से मुल्क में आ सकता है। वो एक बात और होगी, लेकिन हमारा धार्मिक आदमी इन पर विचार नहीं करता है। मेरी दृष्टि में तो पूरा जीवन विचारणीय है। आज नहीं कल सवाल अर्थ के खड़े होंगे। सारे मुल्क की राजनीति बिल्कुल सड़ गई है, उसमें हम सब पिसे जा रहे हैं, सब गाली दे रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अंधों की तरह खड़े हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं, जो हो रहा है देख रहे हैं। इन्हें ऐसा है कि करीब करीब मकान जल रहा है और हम बाहर खड़े निंदा कर रहे हैं कि किसने आग लगा दी और ये क्या हो गया और ये कैसे बुझेगा, और मकान तो जलता चला जा रहा है और हम सब खड़े विचार कर रहे हैं मकान जल रहा है। 10-50 साल बाद हमारे बच्चे हमें लानत देंगे कि कैसे लोग थे कि मुल्क पूरा जलता रहा और बेवकूफियां बढ़ती रही और सब बैठे देखते रहे और चर्चा करते रहे, कुछ भी नहीं किया जा सका। तो राजनीति पर विचार करना जरूरी है कि मुल्क की राजनीति कैसी हो, मुल्क का धर्म कैसा हो, मुल्क का समाजशास्त्र कैसा हो, मुल्क का परिवार कैसा हो, मुल्क की आर्थिक व्यवस्था कैसी हो। इन सब पर भी मुल्क में जगह जगह लोग मुझसे कहते हैं कि क्या मैं इनको अभी माथेरान में ही, उसका उत्तर मैं नहीं दिया क्योंकि उसका उत्तर देने के लिए पूरा कैंप ही चाहिए। किसी मित्र ने एक प्रश्न पूछा था कि क्या मैं अपनी सारी शक्ति थोड़े से लोगों के शांत होने की दिशा में ही लगा दूंगा, बृहत्तर समाज के लिए मेरी शक्तियां काम में नहीं लाऊंगा? क्या मैं थोड़े से लोगों के शांत होने की दिशा में ही अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा, या कि ये बड़ा मुल्क, इस मुल्क का पूरा जीवन भी प्रभावित हो सके, इस दिशा में कुछ नहीं करूंगा? उनका पूछना ठीक है,
मेरे मन में भी बहुत दुख है कि उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए, क्योंकि नहीं करने का मतलब होता है फिर जो हो रहा है हम उससे सहमत। नहीं करने का मतलब नहीं करना नहीं होता, नहीं करना भी किसी तरह के करने में सहमति है। अगर एक आदमी किसी की हत्या कर रहा हो, मैं कहता हूं मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो भी मैं हत्यारे के साथ साथी हूं, क्योंकि मैं हत्या देख रहा हूं खड़े होकर। मैं रोक सकता था, मैं नहीं रोक रहा हूं, तो मैं सहयोगी हो रहा हूं। तो ये मत सोचिए कि कोई आदमी राजनीति में भाग नहीं ले रहा, आपके साधु सन्यासी राजनीति में उत्सुक नहीं, तो आप ये मत सोचिए कि वो राजनीति के भागीदार नहीं है। वो भागीदार हैं, क्योंकि जो चल रही है फिर उनकी सहमति है उसमें, फिर जो चल रहा है उसमें उनका विरोध नहीं है। जिंदगी में जो भी जी रहा है वो जिंदगी के हर चीज पर भागीदार है, वो कहीं भाग नहीं सकता। भागता है तो भी भागीदार है, क्योंकि वो ये कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करना चाहता इस संबंध में। उसका मतलब है स्टेटस को जो मौजूद है उसकी वो सहमति दे रहा है, जैसा चल रहा है ठीक है। तो हम बच नहीं सकते जीवन को। तो जीवन के सर्वांगीण सब पहलुओं को छुआ जा सके, और सबके छूने की अत्यंत जरूरत हो गई है, क्योंकि सारा जीवन इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर मुल्क की राजनीति गलत है तो मुल्क की शिक्षा ठीक नहीं हो सकती। मुल्क की शिक्षा ठीक नहीं हो सकती तो मुल्क का धर्म ठीक नहीं हो सकता। मुल्क का धर्म ठीक नहीं होता तो शिक्षा ठीक नहीं होती, शिक्षा ठीक नहीं होती तो राजनीति ठीक नहीं होती। सब जुड़ा हुआ है। इस सारे जुड़े हुए के लिए पूरा इंटीग्रेटेड एक दृष्टि और एक जीवन व्यवहार और जीवनचर्या हम विकसित कर सकें, तो उसके लिए जरूरी होगा कि एकांत में अधिक दिनों तक अधिक मसलों पर हम कॉन्फ्रेंसेस बुला सकें, सेमिनार्स बुला सकें, शिविर बुला सकें, वहां शांति से हम रह सकें। आज किसी होटल में हम ठहर जाते हैं, होटल है, होटल का कोई साइकिक एटमॉस्फेयर नहीं होता, होटल का कोई मानसिक वातावरण नहीं होता। हम जाके ठहर जाते हैं, खाने पीने और रहने का काम हो जाता है। लेकिन अगर कल कोई हम स्थल बनाते हैं तो मेरी दृष्टि में है कि हम उसका पूरा मनोवैज्ञानिक वातावरण निर्मित करेंगे। वहां के दरख्त भी आपसे कुछ कहने चाहिए, वहां के मकान भी आपसे कुछ कहने चाहिए, वहां का रास्ता भी आपको कुछ सुझाव देना चाहिए, वहां की हवा भी आपसे कुछ कहना चाहिए, वहां जो लोग रहते हैं उनकी मौजूदगी आपसे कुछ कहना चाहिए। वहां एक पूरा साइकिक एटमॉस्फेयर, एक पूरा मानसिक वातावरण होना चाहिए। उस वातावरण में प्रविष्ट होते ही एक आदमी को लगे स्थान ही नहीं बदला, मेरे मन की धाराएं और तरंगें भी बदली। वो सब वहां किया जा सकता है, और छोटी छोटी चीजों से सारा फर्क पड़ता है। हिटलर हुकूमत में आया तो उसने इंकार करवा दिया कि कोई बच्चों को अब गुड्डियां खेलने को न दी जाएं, गुड्डा गुड्डी और शादी विवाह रचाना बंद। बच्चों के लिए सारे खिलौने बदल दिए, बस तोप, बंदूक, तलवार, ये खिलौने होंगे। छोटा बच्चा पहले दिन झूले पर आएगा तो उसके ऊपर गुनगुना नहीं लटका हुआ है, तोप लटकी हुई है। वो पहले दिन ही देखता है तो तोप देखता है। ये पहला इंप्रेशन उसके माइंड पर है, तोप का। हिटलर ने कहा कि गुड्डे गुड्डी नहीं चलेंगे, ये बच्चों को कमजोर बनाते हैं, इंपोर्टेंट बनाते हैं, ये बच्चों को बलशाली नहीं बनाते और युद्ध के लिए तैयार नहीं करते। युद्ध के लिए उसे तैयार करना है तो बच्चे को पहले दिन तोप ही मिल जानी चाहिए। अब बच्चों के सारे खिलौने लाल रंग से रंगे होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। लाल रंग से रंगे हुए बच्चे जो खिलौना खेलेंगे वो अशांत होंगे। लाल रंग मन में अशांति पैदा करने का बड़ा मूलभूत कारण है। आप हरे दरख्तों को देख के खुश होते हैं, आपको पता नहीं हरे दरख्तों में क्या है सिवाय हरे रंग के। जंगल में जाके आप खुश होते हैं, शांति मालूम पड़ती है, हरे रंग की वजह से पड़ रही है और कुछ भी नहीं, और कोई कारण नहीं है। सिर्फ हरे रंग का विस्तार आंख के स्नायुओं को शिथिल कर देता है, शांत कर देता है। लाल रंग तेज कर देता है, स्नायुओं को खींच देता है। अगर लाल रंग को बहुत देर तक देखते रहें तो आप क्रोध से भर जाएंगे। यहां सब लोग लाल कपड़े बैठे हो तो आप थोड़ी देर में घबरा जाएंगे, सफोकेशन मालूम होगा कि बड़ी गड़बड़ है, यहां से हट जाना चाहिए। सूदिंग नहीं है वो। लेकिन बच्चों के खिलौने लाल रंग से रंगे हुए, वो हरे रंग से रंगे होना चाहिए अगर उनको भविष्य में शांति की दुनिया में ले जाना है, तो नहीं तो अशांति में जाएंगे। तो मेरा कहना यह कि जीवन तो इतनी छोटी छोटी चीजों से संयुक्त है और बंधा हुआ है कि उन सब पर विचार, उन सब पर चिंतन, और हम सारे घर को तो वहां जो केंद्र बने वो सारी वैज्ञानिक दृष्टि से बने। वहां का रंग, वहां के मकान, वहां के पौधे, वहां के फूल, वहां की सड़कें, वहां की हवा, वहां के लोग, कि वहां एक आदमी प्रविष्ट होता है तो वो सब तरह से उसके भीतर परिवर्तित होने के लिए हम सारी सुविधा वहां जुटा दें। वो कोई साधारण आश्रम होने वाला नहीं है।
वो तो पूरा एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला होने वाली, वो तो एक पूरी विज्ञान के आधार पर, मनुष्य के सारे आज तक के अनुभव के आधार पर एक पूरी विज्ञान की प्रयोगशाला है कि वहां एक आदमी को हम पूरा बदल देंगे 1 महीने के भीतर कि वो दूसरा आदमी होकर जाए, और वो जो सीख के जाता है, जो लेके जाता है, वो अपने घर में उतने परिवर्तन पैदा करने की कोशिश करे। तो मेरे मन के तो अनुकूल है, वो आप सोचें उसको विस्तार से, उसको व्यवस्थित करें। मैं जो श्रम कर सकता हूं वहां वो बहुत सरलता से हो सकता है अगर सारी व्यवस्था वहां जुटा दी जाती है। और तब जैसे पीके कहते हैं कि मेरा व्यक्तित्व नहीं बदला, इनका व्यक्तित्व इतना बदल दिया जा सकता है कि ये कहने लगे कि अब और मत बदलो, अब मुझे घर जाने दो। ये इतना कह सकते, इसमें कोई कठिनाई नहीं, इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है, क्योंकि आदमी का व्यक्तित्व बनाया हमने है, बदल हम सकते हैं। जो हमने बना लिया है वैसे हम हैं, जो हम बदल देंगे तो हम दूसरे हो जाएंगे। आदमी का व्यक्तित्व बदलना कोई कठिन बात नहीं है, जरा भी कठिन बात नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व के बदलने की तो सीधी साइंस है, बनाने की साइंस है। हमने बनाया है एक खास ढंग से, उसमें जहां जहां ईंटें हमने रखी हैं वो खिसका देनी है, वो व्यक्तित्व तो दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल दूसरा हो जाएगा। तो इस दिशा में सोचें, और भी जो सुझाव आए मित्रों के वो भी महत्वपूर्ण हैं साहित्य पहुंचाने के लिए, अधिकतम लोगों तक पहुंच सके बात, उसके लिए उसको सोचें। और सोचेंगे तो बहुत से मार्ग निकल आएंगे। सोचेंगे तो बहुत मित्र मिल जाएंगे जो दे सकें अपना श्रम, अपनी शक्ति। मित्र हैं, आज हमारे पास काम ही नहीं है। मुझे जगह जगह लोग पूछते हैं हम क्या करें, हम कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास कोई काम नहीं कि उनको हम बताएं कि आप ये करें। आपके पास काम हो तो लोगों की कोई भी कमी नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते जाएंगे और रोज अच्छे अच्छे आते जाएंगे। कोई आदमी कुआं खोदता है तो पहले तो कंकड़ पत्थर ही हाथ लगते हैं, फिर धीरे धीरे अच्छी जमीन हाथ आती, फिर पानी के स्रोत आते हैं। हमको अपने को तो अभी कंकड़ पत्थर ही मानना चाहिए। अभी हम कुआं खोदना शुरू किए, हमसे बहुत अच्छे लोग आ जाएंगे, हमसे ज्यादा काम करने वाले, हमसे ज्यादा बुद्धिमान, हमसे ज्यादा लगनशील लोग आ जाएंगे। और हमें हमारी तैयारी होनी चाहिए कि जब भी हमसे ज्यादा लगनशील हो हम जगह छोड़ दें और उसको कहें कि तुम आ जाओ, तुम मुझसे ज्यादा बेहतर संभाल सकोगे। ये तो किसी प्रेम और किन्हीं मित्रों के समूह का लक्षण होता है कि हम हमेशा जगह छोड़ने को तैयार हो कि कोई बेहतर आ गया तो मैं छोड़ दूंगा। मैं तभी तक हूं जब तक मुझसे बेहतर नहीं है, नहीं तो मैं हट जाऊंगा और उसे कहूंगा, क्योंकि रोज बेहतर लोग आएंगे। इतना बड़ा मुल्क है, इतनी ऊर्जा है मुल्क के पास, इतने बढ़िया लोग हैं। हम उनको जिस दिन पुकारना शुरू करेंगे बहुत लोग आएंगे। अभी हमने पुकारा भी नहीं है, अभी कोई आवाज भी नहीं दी। अभी इस दिशा में तो मैंने मुल्क में कभी किसी से कुछ नहीं कहा है। आप तैयार होते हैं तो मैं कहना शुरू करूंगा। आप कुछ दिन में घबरा जाएंगे कितने लोग मिल सकते हैं काम के लिए। मैंने तो कोई अपील नहीं की अभी किसी से कि आके किसी काम में हाथ बटाए, लेकिन अपने आप लोग कहना शुरू किए हैं। जिस दिन मैं अपील करूंगा, लोगों को निमंत्रण दूंगा कि वो आ जाएं काम करने के लिए, आपको काम खोजना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए काम तय कर लें, सोचें दिशाएं, और लोग मैं ला दूंगा। लोगों की आप चिंता ना करें, उसकी कोई कठिनाई नहीं, कोई कठिनाई नहीं। बस